साना साना हाथ जोड़ी। यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की शोभा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृतांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उसके मन में सम्मान है। रात्रि में गैंगटॉक अर्थात गंगटोक शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। गैंगटॉक मेहनतकश लोगों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका को सुबह यूमथांग के लिए निकलना था, पर आँख खुलते ही वह बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ रही हो। यूमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। वह बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि यूमथांग में बर्फ होगी या नहीं। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफ़ेद पताकाएं मिलीं। नार्गे ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक पहुंचने पर जितेन ने बताया यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्याचार और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण करवाता है। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश भारत की आत्मा एक ही है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं एक जैसी हैं। गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियां और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बोने बहादुर दृश्य से ओझल होने लगे। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था। रास्ते जलेबी की तरह घुमाव लेने लगे। घाटियां गहरी और वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। सभी सैलानी झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेने की इच्छा से लेखिका खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों को और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तिस्ता नदी को। यहाँ तिस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता फेन उगलता झरना सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी।
झरना लेखिका को जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। लेखिका को मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। उसका मन वहां से हिलने को नहीं था, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। हिमालय का रूप पल पल बदलता जा रहा था। कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी हुई धूप, कहीं बादलों की चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। लेखिका को लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना पुनः आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल गई तो उसकी दृष्टि पहाड़ औरतों पर पड़ी, जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी डोको अर्थात बड़ी टोकरी, जिनके अंदर उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थी, मानो वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी हुई थी। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वहां खड़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ी औरतें सड़कों को चौड़ा करने के लिए श्रमरत थी। यह बहुत खतरनाक कार्य है। लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर्ड टू डिफाइंड डेथ टू बिल्ड द रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद हो आए, जहां आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर वन वन डोलती पत्तों की तलाश करती हैं। जितेन ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पहाड़ों को देखिए, जिनके लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। लेकिन लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा मानो खंडर ताजमहल बन गया हो। जीप फिर से ऊंचाइयां चढ़ने लगी। एक पड़ाव पर ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं। नीचे तराई में एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ते ही नहीं, अपनी माँओं के साथ मवेशी चराते, पानी भरते और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। आगे रास्ता संकरा हो रहा है, बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई। जरा संतुलन बिगड़े तो। जगह जगह चेतावनी देते बोर्ड, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ढलते सूरज की रोशनी चाय के बागानों पर पड़ रही थी। कई युवतियां बोकू अर्थात सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। रात का पड़ाव लायुंग में था। यह एक छोटी सी शांत बस्ती थी, जहां तिस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता एक झरना तिस्ता नदी में मिल रहा था। परिंदे अपने घरों से लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका तिस्ता के किनारे पत्थरों पर बैठी अपने भीतर बोधिसत्व के एक अंश को
उगता सा महसूस कर रही थी। उसे लगा कि प्रकृति अखंड और संपूर्ण है। इसी अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। हमने इस संपूर्णता से छेड़छाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। बहते पानी को अंजलि में भरा तो स्मृति में कोंधा। जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? लेखिका के मन में केवल एक प्रार्थना थी, व्यक्ति के मन की तामसिकताएं बह जाएं। रात में जितेन ने गाने की तेज धुन पर नाचना शुरू किया तो सभी सैलानी मस्ती के रंग में आ गए। लेखिका की 50 वर्षीय सखी मणि ने तो ऐसा जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि लड़कियां भी मात खा जाएं। वह सोच रही थी कि किसी के अंदर इतना आनंद कहाँ से आता है। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, परंतु आशा के विरुद्ध बर्फ यहाँ भी देखने को न मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 फीट ऊपर कटाव में बर्फ मिल सकती है। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड है, जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाव का रास्ता खतरनाक था, फिर धुंध और बारिश भी थी। जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने सभी को मौन कर दिया था। केवल सैलानियों के सांस लेने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी तो सन्नाटा भी टूटा। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। और मणि ने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। कटाव के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब और गिरी बर्फ ही मिली। सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूमकर गाने लगा, टिम्रो माया सेंधे मलाई सता ऊंच, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी। वह बर्फ में धंस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे और न ही आसपास कोई दुकान थी जहां से वे किराए पर लिए जा सकें। वह फोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में वह इसे फिर देख सके। उसे लग रहा था इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को पाया होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी पाया होगा। मणि कह रही थी, ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। वह सर्दियों में बर्फ सहेज कर गर्मियों में जलधारा बनकर प्यास बुझाती है। जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर। ऐसा लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन पत्थर तोड़ती उन पहाड़ी औरतों का ध्यान आते ही मन पर एक उदासी छा गई। थोड़ा और आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। चीन की सीमा थोड़ी ही दूर है। लेखिका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वहीं एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका का मन पिघलने सा लगा। पौष माह अर्थात जनवरी में जब यहाँ पेट्रोल को छोड़कर हर चीज़ जमने लग जाती है, ये जवान तब भी यहाँ तैनात रहते हैं। यह यात्रा लेखिका के लिए जैसे एक खोज यात्रा थी। जितेन ने नेपाल के माओवादी संघर्ष के बारे में बताया कि माओवादियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाए जाते थे, लेकिन जैसे ही उनका कोई साथी मरता, वे पीठ पर बंधी बड़ी टोकरी अर्थात डोको में उसका शव डाल लेते। मजाल की सरकार के हाथ एक भी डेड बॉडी लगी हो।
यूमथांग की घाटी में ढेरों ढेर फूल खिल रहे थे। जितेन ने बताया कि कुछ ही दिनों में घाटी फूलों से इतनी भर जाएगी मानो फूलों की सेज बिछी हो। यूमथांग में चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। जितेन तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। उसने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। उसने बताया एक जगह यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं गुरु नानक की थाली से छिटक कर थोड़े चावल वहाँ गिरे थे। वहाँ चावल की खेती होती है। खेदों की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। वे लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं। इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने यह भी बताया कि यूमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने का क्या लाभ। घाटियों में से रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। लेखिका मन ही मन कह रही थी, हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है।